हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो ह्यूमन आई के अंदर है, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। इस कॉन्सेप्ट के अंदर से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने होम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने से पहले आई होप सो कि सभी ने वो जो पहली वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर किए थे कि किस तरीके से ह्यूमन आई वर्क करती है, क्या होता है फंक्शन कॉर्निया का, रेटिना का, ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि तभी आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाओगे और इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको अटेम्प्ट आप कर पाओगे। तो बच्चों, सारे जितने भी टॉपिक आपको पहली वीडियो में कराए गए हैं वो आपको करने जरूरी है। चलिए अब आ जाते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन पे। पावर ऑफ अकोमोडेशन को आप इस तरीके से कह सकते हो, द कैपेबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमारी आंखों की एक एबिलिटी है, जैसे अभी आप देखो, आप अपने आसपास की चीजें देखो, जो भी आपके आसपास चीजें रखी है। अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपने कोई रफ नोटबुक नोट्स बनाने के लिए या कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपने नोटबुक रखी जो आपके बहुत पास रखी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास है, वो भी आपको दिख पा रही है। और अभी आप विंडो से या अपने ही रूम में रखी कोई दीवार पे कोई पेंटिंग है उसको देखो आप, तो आप उसको भी देख पा रहे हो। तो इट मीन्स कि हमारी आंखें हम पास की और दूर की दोनों ही चीजें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की एक एबिलिटी है कि हम पास की और दूर की दोनों चीजें देख सकते हैं अपने लेंस को साइज को एडजस्ट करके। तो लेंस का जो साइज है वो एडजस्ट हो सकता है, मेनली उसकी फोकल लेंथ। तो इस एबिलिटी को, जिसकी वजह से फिर हम पास की और दूर की दोनों चीजों को देख पाए, यही एबिलिटी क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि कई बार होम एग्जाम में ये सीधा सीधा आ जाता है कि डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो उसमें फिर कुछ नहीं है, सिंपल आंसर होगा कि हमारी आंखों की ये एबिलिटी कि हम पास की और दूर की दोनों चीजों को देख सके फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर हम इसमें बात करें कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, चलो समझ आया कि एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अब आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा कि जब हम पास की चीजें देख रहे हैं तो तब किस तरीके से एडजस्ट होगा साइज, जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो तब कैसे एडजस्ट होगा। देखो, अगर मान के चलो आपके पास में कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस पॉइंट को हमने नियर बाई ऑब्जेक्ट माना, और आप हमेशा ध्यान रखना नियर बाई ऑब्जेक्ट से जब भी रेस जाएंगी वो ऐसे डाइवर्ज होती हुई जाती है। अब यहाँ पे ये जो लेंस है, अब इस लेंस को क्या करना है, इनको कन्वर्स करना है, और यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है वो रेटिना, इस रेटिना पर इंटरसेक्ट कराना है। अब आप खुद ध्यान से समझो कि जब ये इनको इंटरसेक्ट कराएगा तो यहाँ पे इसको ज्यादा पावर चाहिए होगी, क्योंकि ये जो रेज है ये डाइवर्ज होती हुई आ रही है, तो इनको सीधा करके इसको फाइनली रेटिना पर मिलाना है, तो यहाँ पे ज्यादा पावर की जरूरत है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कम करनी है, और फोकल लेंथ कौन से लेंस की कम होगी? थिक लेंस की, क्योंकि जो लेंस थिन होगा उससे तो बड़ा स्फीयर बनेगा और उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, लेकिन जो थिक लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ छोटी बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे लेंस को थिक होना पड़ेगा। तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लेंस जो है वो थिक लेंस होगा जब आप किसी पास की चीज को देख रहे हो, और उस टाइम पे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा उस टाइम पे? कम होना पड़ेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। पूछा जाता है कि जब आप किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस टाइम पे फोकल लेंथ कम होगी, पावर ज्यादा होगी, जिससे फाइनली वो रेटिना पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। और यहाँ पे सिलियरीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है। सिलियरीज मसल्स को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ती है वे, क्योंकि यहाँ पे होती है सिलियरी मसल्स। ये सिलियरीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से लेंस के बीच में और सिलियरी मसल्स के बीच में एक लिगामेंट होता है। वो लिगामेंट क्या काम करेगा? वो लिगामेंट रिलैक्स होएगा जिस टाइम पे ये सिलियरीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से लेंस अपना साइज अच्छे से थिक करेगा, और फाइनली जो इमेज है वो कहां दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी? रेटिना पर। इसी के अपोजिट काम होगा जब आप किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जब भी किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। जब आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी या कोई भी, जैसे अगर आप कहीं दूर किसी दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, आपको वो पढ़ना है, तो उस टाइम पे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर होगी, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब भी रेज आती है वो पैरेलल आती है। ये हमने लाइट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। अब यहाँ पे ये जो आई लेंस है, इनको फाइनली इन रेज को इसको इंटरसेक्ट कराना है रेटिना पर। अब रेटिना पर इंटरसेक्ट कराने के लिए यहाँ पे ज्यादा पावर नहीं चाहिए एज कंपेयर टू द नियर बाई ऑब्जेक्ट। जब नियर बाई ऑब्जेक्ट को वो देख रहा था उस टाइम पर वो रेस डाइवर्ज होकर आ रही थी, और उनको मिलाने के लिए क्या चाहिए थी? ज्यादा पावर चाहिए थी। लेकिन जब पैरेलल रेज आ रही है तो इनको मिलाने के लिए ज्यादा पावर की नीड नहीं है,
तो यानी कि अगर यहाँ पे पावर कम तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। और फोकल लेंथ कौन से वाले लेंस की ज्यादा होगी, थिन लेंस की। तो एक तो यहाँ पे जो लेंस होगा वो थिन होगा, और थिन लेंस की जो है फोकल लेंथ ज्यादा बड़ी बनेगी, और जो पावर होगी वो कम होगी। अब फाइनली ये इनको यहाँ पे मिला देगा। यहाँ पे सिलियरीज मसल्स को क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। अगर कोई पूछे, ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे सिलियरीज मसल्स रिलैक्स होगी जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। सिलियरीज मसल्स होती है यहाँ पे और उनके बीच में होता है लिगामेंट। जब यहाँ पे सिलियरीज मसल्स रिलैक्स होगी तो जो लिगामेंट है, लिगामेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लिगामेंट सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने की वजह से वो एकदम से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड से लेंस को खींचेगा, जिससे लेंस का साइज हो जाएगा पतला, और उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम पावर के साथ फाइनली वो कहां इंटरसेक्ट करा देगा, रेटिना पर इंटरसेक्ट करा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से भी समझोगे, अगर आपको नियर बाई ऑब्जेक्ट का भी समझ में आया, तो आप रिलेट कर पाओगे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए कैसे काम करेगा। चलिए अब देखते हैं। द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस दैट इज जेली लाइक मटेरियल। ये हमने पढ़ा ही था कि जो हमारी आंखों में लेंस पाया जाता है वो प्रोटीन का बना होता है, जो कि एक जेली लाइक मटेरियल है। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज बाय द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स। ये आपको याद रखना है कि इसका कर्वेचर सिलियरी मसल्स की हेल्प से चेंज किया जा सकता है। चलिए, नाउ द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. जब भी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगी, लेंस थिन होगा, एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, जिससे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। When the muscles contract, the lens become thick. और जब सिलियरीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तब लेंस थिक बनेगा और उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होगी। ये पूरा डिटेल में बताया गया अभी आपको, तो ध्यान से देखना है, समझना जरूरी है। केवल ये नहीं कि वीडियो लगा के बैठ गए और अपने माइंड को एक तसल्ली दे रहे हो कि हाँ हम कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई जब आप कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका उस कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए। नाउ नियर पॉइंट। नियर पॉइंट हमारी आंखों के लिए कितना होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहा जाता है। ये डायरेक्टली एक नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। अब लीस्ट डिस्टेंस, अब बच्चे कहेंगे कि सर 25 सेंटीमीटर का देखना है हमें, तो इसका मतलब लीस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हम कम से कम कितना देख सकते हैं। तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर हम नजदीक रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को तो हमें वो आसानी से दिखाई दे जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा नजदीक लाओगे कोई बुक और उस पर कुछ लिखा हुआ है तो आप तो उसे भी पढ़ सकते हो। तो अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर 25 सेंटीमीटर कैसे रहा। तो 25 सेंटीमीटर बोलने का मतलब ये होता है कि आपकी आंखों पे, आपकी आईज पे रिलैक्स मोड में आके नॉर्मल तरीके से आप जो देख सकते हो बिना किसी स्ट्रेन के, वो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। अगर आप बहुत ज्यादा नजदीक से देखते हो तो उसमें क्या होगा कि आपकी आंखों पे जो है वो स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी आंखें खराब होने लगती है। तो इसलिए ही आपके टीचर्स या पेरेंट्स कई बार आपको सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और फार पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की यानी कि हम कितनी भी दूर तक का देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टार्स वगैरह भी देख सकते हो, या कहीं दीवार पे कोई पेंटिंग लगी है आप उसको भी देख पा रहे हो, कहीं दूर कोई गाड़ी जा रही है तो आप उस गाड़ी को भी देख पा रहे हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दीज आर द डिफेक्ट्स। अगर यहां पे हम बात करें डिफेक्ट्स की, 1 सेकेंड, चलिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे बच्चों को स्पेक्स लगे हैं। सबसे पहले तो आप बताओ, आप में से अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चों को स्पेक्स लगे हैं। स्पेक्स पहने हैं से मतलब नहीं है, स्पेक्स लगे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, जिसकी वजह से आपको स्पेक्स लगता है और आप उनको पहनते नहीं है, और धीरे धीरे आपका नंबर जो है वो चेंज होता है और आपकी आंखें और ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक तो आपको जब भी स्पेक्स लगे हैं तो आपको वो पहनने चाहिए। वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि क्यों स्पेक्स लगते हैं, कौन सा हमें उस टाइम पे डिफेक्ट हो जाता है, और क्यों हमें वो, अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको स्पेक्स पहनने हैं तो आपको पहनने ही चाहिए। चलिए अब सबसे पहले इसमें हम बात करें डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, तो दो तरह के मेनली डिफेक्ट्स हैं। हालांकि इसमें फिर आप प्रेस बायोपिया कैटरेक्ट आगे भी पढ़ोगे, लेकिन मेनली दो ही तरह के डिफेक्ट्स, और बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक डिफेक्ट आता ही है। या तो हर साल मायोपिया आएगा या हाइपरमेट्रोपिया। अगर आप देखोगे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के तो आपको दोनों डिफेक्ट्स में से एक डिफेक्ट तो मिल ही जाएगा।
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया का एक दूसरा नाम और भी होता है नियर साइटेडनेस। अब इसमें अगर हम बात करें नियर साइटेडनेस की, तो यानी कि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में वो पर्सन पास की चीजें देख सकता है लेकिन उसको दूर की दिखाई नहीं देगी। एक तो आपको ये याद रखना है, बच्चे कई बार इसका दूसरा नाम याद नहीं रखते। मायोपिया तो एक कॉमन सा नेम हो गया जो आपको टीचर्स भी मायोपिया के नाम से ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में नाम चेंज करके दे दिया जाता है। मायोपिया ना देके नियर साइटेडनेस, और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया। तो नियर साइटेडनेस में बच्चा जो है या वो पर्सन पास का देख सकता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। तो यही डेफिनेशन बन जाएगी मायोपिया की, कि मायोपिया इज सच अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट। अब देखो ये, अब इसमें होगा क्या काम, क्या रीजन रहेंगे इस डिफेक्ट को होने के। जैसे कोई भी फार ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमेशा जो रेज है वो पैरेलल आएंगी। अब यहाँ पे आईबॉल का साइज या तो छोटा हो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने से रेटिना चला गया पीछे, लेकिन लेंस अपना काम उसी तरह से कर रहा था जिसकी वजह से वो रेज को इंटरसेक्ट रेटिना पर नहीं करा रहा। और अगर रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही रेटिना पर तो वो इमेज नहीं बनेगी, वो इमेज दिखाई, वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरा इसमें रीजन रहता है कि लेंस की पावर इंक्रीज हो जाती है। पावर इंक्रीज का मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज ऑल्सो द वन कोज ऑफ द हैपनिंग ऑफ मायोपिया इन विच द फोकल लेंथ डिक्रीजेस। जो फोकल लेंथ है लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है। तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस से हमें एक बात समझ आ गई कि पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ये हमने लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे पावर बढ़ गई तो पावर बढ़ने से अब वो जो रेज है वो बहुत जल्दी इंटरसेक्ट करेगी और रेटिना पर ना करके रेटिना से पहले इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो दोनों ही केसेस में आपने देखा कि जो रेज है वो इंटरसेक्ट रेटिना पर नहीं कर रही, और हमने अभी पढ़ा था कि रेटिना पर इंटरसेक्ट अगर नहीं करेगी रेज तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी और ना ही वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो इट मीन्स कि अब उस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो रेटिना पर इमेज बनाना है। अब वो हम कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के, कॉनकेव लेंस के थ्रू। दिस इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू, अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये रेज को डाइवर्स करता है। तो जब ये रेज आ रही होंगी तो ये इनको डाइवर्स कर देगा इस तरीके से, और जिसकी वजह से लेंस की यहाँ पे पावर बढ़ने से या आईबॉल का साइज बढ़ गया था और रेटिना जो है, रेटिना पर ना रेज इंटरसेक्ट करके रेटिना से पहले इंटरसेक्ट कर रही थी, तो अब ये थोड़ा इनको डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स करने से अब इस लेंस को ज्यादा काम करना पड़ेगा कन्वर्स कराने के लिए, और फाइनली वो कहां इंटरसेक्ट कर जाएगी, रेटिना पर इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये भी याद रखना, ये भी 1 मार्कर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा लेंस होता है जो मायोपिया को सही कराने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो बीच में से पतला होता है। अब आप में से जितने भी बच्चे बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपको पास की चीजें दिखाई दे जाती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, तो इट मींस आपकी आंखों में लेंस लगा होगा कॉनकेव लेंस। तो अगर आप अपना चश्मा उतार के देखोगे तो बीच में से वो लेंस आपको पतला फील होगा और साइड में से वो आपको मोटा फील होगा। तो दिस इज कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना। चलिए अब इसके बारे में लिखा हुआ है, myopia is a defect in which a person can see nearby objects clearly but cannot see the distant object। अब distant object clearly ऐसा नहीं है कि आपको चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे कोई तस्वीर लगी हुई है या कोई बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं देख सकता, तो उसको मायोपिया हुआ है। तो ब्लैक बोर्ड तो दिखेगा लेकिन उस पर लिखा हुआ नहीं दिखता या ब्लर दिखता। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। दिस में बी ड्यू टू, जो आपको बताया गया, इसके रीजंस होते हैं। द रीजन इज इंक्रीज इन द कर्वेचर, या तो कर्वेचर जो है वो कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, 1 सेकेंड, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर का मतलब ये होता है कि आईबॉल का साइज बढ़ जाता है। और दूसरा इसका रीजन रहता है इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और फोकल लेंथ डिक्रीज होने से क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। चलो आई होप सो कि ये सारा आपको क्लियर हुआ। 3 मार्कर में बच्चों ये पूछा जाता है जिसमें आपसे क्या क्या, मायोपिया की डेफिनेशन पूछ लेंगे, फिर उसका रे डायग्राम भी आपको बना के दिखाने हैं, कोजेस पूछ लेंगे, और फिर इसका करेक्शन भी आपको इसका याद रखना है कि कॉनकेव लेंस के थ्रू ये सही होता है। चलिए अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट डिफेक्ट पे, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया समझना बहुत आसान है, जिस बच्चे को मायोपिया आसानी से समझ आया होगा
वो हाइपरमेट्रोपिया जैसे इसका अपोजिट होता है। आप इसका नाम भी देखोगे फार साइटेडनेस, जैसे उसमें नियर साइटेडनेस था, इसमें फार साइटेडनेस होता है। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है या वो पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है वो पास की चीजें नहीं देख सकता, बल्कि दूर की चीजें उसको आसानी से दिखाई दे जाएगी। तो इसमें जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप उसको जो वर्ड्स है आपको वो ब्लर दिखाई देंगे। तो सच डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, कि इसमें पास का दिखाई नहीं देगा। इसके जो कोजेज है, इसके कोजेज भी बिल्कुल अपोजिट रहेंगे मायोपिया के। जैसे मायोपिया में क्या था कि आईबॉल का साइज बढ़ गया था, इसमें क्या होगा कि आईबॉल का साइज घट जाएगा। घटने से रेटिना उसके साथ आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन ये रेज जो है लेंस अपना काम उसी तरह से करेगा कन्वर्स कराने का, और फाइनली इनको रेटिना के आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कराएगा। दूसरा, इसमें क्या होगा कि जो लेंस की पावर है वो घट जाएगी, और लेंस की पावर घटने का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ने से जो पावर कम हो गई, अब उस पावर के कम होने की वजह से ये जो अपना काम करेगा ये धीरे धीरे करेगा, और फाइनली जो रेज है वो कहीं रेटिना से आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेटिना पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और हमें पता है कि अगर रेटिना पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही इमेज, तो इमेज नहीं बनेगी और फाइनली वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। अगर हमें इमेज बनानी है अब रेटिना पर, तो हमें यहाँ पे जो आप चश्मा पहनोगे या जो स्पेक्स पहनोगे उसमें लेंस लगेगा कॉन्वेक्स, क्योंकि यहाँ पे लेंस की पावर कम हो गई थी या आईबॉल का साइज बढ़ गया था, जिसकी वजह से कहीं आगे जाके वो इंटरसेक्ट कर रही थी रेस। अगर आपको इंटरसेक्ट कराना है उनको रेटिना पर ही, तो हमने जल्दी जल्दी काम कराना है और ज्यादा रेस को जल्दी कन्वर्स कराना है, तो कॉन्वेक्स लेंस ही कर सकता है रेस को कन्वर्स कराने का काम। तो इसलिए आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे, जिससे रेस कन्वर्स हो जाएगी कुछ तो एक्सटर्नली, और बचा हुआ काम जो आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है वो करेगा, और फाइनली कहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगी रेस, रेटिना पर, और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो इसमें आपको याद रखना है हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन, कि इट इज अ डिफेक्ट इन विच द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट वो कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पास की चीजें नहीं देख सकता, दूर की चीजें उसको आसानी से दिखाई दे जाएगी। इसका रीजन है डिक्रीज इन द कर्वेचर, यानी कि कर्वेचर इसको कहा जाता है, जो स्फेरिकल बॉल है, कि आईबॉल का साइज छोटा हो जाता है, डिक्रीज इन द लेंथ, जो लेंथ है आईबॉल की वो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मेंशन करना है। एंड लास्ट है कि इसका करेक्शन कैसे होगा, तो करेक्शन होगा इसका कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो ये एग्जाम में जनरली 3 मार्कर में पूछा जाता है। तो एक तो आप हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन लिखोगे 1 मार्कर विद डायग्राम, सेकेंडली कोज, एंड थर्ड में आप इसका करेक्शन लिखोगे विद डायग्राम। तो इस तरीके से आप 3 नंबर बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आपको एक तरीके से हाइपरमेट्रोपिया से थोड़ा रिलेट करता दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस है। और कैटरेक्ट एक टॉपिक होता था जो कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, अब आपके सिलेबस में कैटरेक्ट नहीं है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम कवर करने वाले हैं, तो दैट विल बी द फाइनल पार्ट, जिसमें बचे हुए सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आपको ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए गए बहुत अच्छे से समझने हैं, इनको रेडी करने हैं, तभी जाके आप जो आगे के कॉन्सेप्ट है उनको आसानी से समझ पाओगे। तो जुड़े रहिए आईएमएस एकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।